नमस्कार। आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट सेकंड के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगर पिछले क्वेश्चन को हम लोग रीड करें तो ये कई बार पूछा जा चुका है। अगर हम पिछले विश्वविद्यालय के क्वेश्चंस को रीड करें तो ये जो है कई बार पूछा जा चुका है। जैसे अगर देखें 2012 में देखें तो 2012 में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा 2014 में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। और इसके अलावा ये जो है 2014 में शॉर्ट के रूप में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, और 2016 में भी ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये शॉर्ट के रूप में पूछा गया है। और इसके अलावा 2017 में भी ये इस टॉपिक से शॉर्ट नोट आया है। 2018 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, और 2019 में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आई मीन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जो हमने क्वेश्चन चूज किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड कमेंट अपॉन इट्स कंटिन्यूएशन जुरिडिक्शन एंड विच लॉ इज अप्लाइड बाय द कोर्ट। इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो इंट्रोडक्शन, दूसरा है कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, थर्ड है इट्स जुरिडिक्शन यानी कंटिन्यूअस जुरिडिक्शन। पर्टिकुलर एक जुरिडिक्शन को पूछा है, और कंटिन्यूअस जुरिडिक्शन में भी दो पार्ट है, एक वॉलंटरी और ओरिजिनल जुरिडिक्शन, इसको ऑप्शनल जुरिडिक्शन भी कहा जाता है, और दूसरा है कंपल्सरी और ऑप्शनल जुरिडिक्शन। यानी पहला है वॉलंटरी और ओरिजिनल जुरिडिक्शन, दूसरा है कंपल्सरी जुरिडिक्शन। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आई मीन ICJ is the judicial organ of the UNO. It is one of the principal organ of the UNO. The statute of the International Court of Justice is based upon the statute of the Permanent Court of Justice of the League. The statute of International Court of Justice is a part of the Charter of the UNO. यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। यह मुख्य न्यायिक अंग है। लीग ऑफ नेशन के समय जो है यह अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था, बाद में इसको परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किया गया, और इसके जो प्रोविज़न है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, इसको स्टैट्यूट्स में इंडिकेट किया गया है। द स्टैट्यूट्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ द चार्टर ऑफ द UNO। यानी ये भी जो ICJ का जो स्टैट्यूट है वो UNO चार्टर का ही एक पार्ट है। अब आइए कंपोजिशन आई मीन गठन। द स्टैट्यूट्स लेड डाउन दैट द कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस elected regardless of their nationality from among person of high moral characters who possesses the qualification required in their
respective countries of appointment to the higher judicial offices, or are jurists, consultants of recognized competences in the international law. Although the judges of the court are to be elected regardless of their nationality, no two of them can be nationals of the same state. To ensure that no particular region dominates the court, it is provided that main forms of civilization and the principles legal system of the world shall be represented in the court. ध्यान दीजिएगा, गठन में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल 15 जजेस होते हैं और ये 9 ईयर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। कोई भी 2 जज जो है एक स्टेट से नहीं लिए जाते हैं और इनकी जो क्वालिफिकेशन है, इनके क्वालिफिकेशन के विषय में आईसीजे के स्टैट्यूट्स में केवल इतना ही बताया गया है कि जिस राज्य का यानी कि जिस कंट्री का मेंबर होगा जिसको अपॉइंट किया जाएगा, उस कंट्री में जो सुप्रीम कोर्ट में या हायर कोर्ट में जो जज बनने की जो क्वालिफिकेशन होगी उसकी योग्यता को वो पूरा करता हो। जैसे मान लीजिए भारत से किसी को अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनने की योग्यता है उसको वो पूरा करता हो। मान लीजिए पाकिस्तान से किसी को अपॉइंट किया गया है तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में या हायर कोर्ट में जो जज बनने की जो योग्यता है उसको धारण करता हो। केवल इतना बताया गया है। इसमें 15 जज होते हैं जो 9 ईयर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और इनका चुनाव जो है, इनका इलेक्शन जो है वो महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा जो है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से जो है, यानी कि सेम मीटिंग एंड सेम टाइम बट इंडिपेंडेंस रूप से यानी स्वतंत्र रूप से जो है महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को इलेक्ट किया जाता है, उनका निर्वाचन किया जाता है। अब आइए इनका जुरिडिक्शन। वैसे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के क्षेत्राधिकार को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। देयर आर 3 जुरिडिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नंबर 1, कंटिन्यूअस जुरिडिक्शन। कंटिन्यूअस जुरिडिक्शन में भी हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ऑप्शनल जुरिडिक्शन जिसको हम लोग वैकल्पिक जुरिडिक्शन भी कहा जाता है। दूसरा है कंपल्सरी जुरिडिक्शन जिसको हम लोग अनिवार्य क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। और तीसरा है एडवाइजरी जुरिडिक्शन जिसको हम लोग जो है सलाहकारी अधिकारिता भी कहते हैं। तो आइए कंटिन्यूअस जुरिडिक्शन। द स्टेट्स इन डिस्प्यूट मे बी पार्टीज बिफोर द कोर्ट। The states in dispute may be parties before the court. Individuals shall not become party before this court. Of course, they may become parties indirectly via state in the exceptional cases. Continuous jurisdiction means states parties submit their causes of action to the court. The continuous jurisdiction can be divided into voluntary or original jurisdiction and compulsory or optional jurisdiction. Number 1, A, voluntary or original jurisdiction. As per Article 36 clause 1 of the Statutes of International Court of Justice deal with voluntary jurisdiction and reads as the jurisdiction of the court comprise all cases with the parties refer to it and all matters especially provided for the Charter of the UN or
or in treaties and convention in force. Voluntary jurisdiction of the court extend to treaties, bilateral as well as multilateral, which provide that in case of any dispute relating to interpretation of treaty or default there, under the same may be decided by the International Court of Justice. It is voluntary inasmuch as the parties to a given treaty agree in advance that dispute with regard to that treaty will be determined by the court. The voluntary jurisdiction of the court is based upon the consent of the parties to a dispute. And B, compulsory jurisdiction. Article 36 clause 2 of the statutes of the International Court of Justice provided for the optional clauses. It provides the states party to the present statute may at any time declare that they recognize as compulsory if ipso facto and without special agreement in relation to any other state, accepting the same obligation, the jurisdiction of the court in all legal dispute concerning A, the interpretation of a treaty, any question of international law, C, the extent of any fact which if established would constitute a breach of an international obligation, D, the nature or extent of the preparation to the made for the breach of an international obligation. The declaration referred to above may be made unconditionally or a conditions of reciprocity on the part of several or certain state or for a certain time. Article 36 clause 3 for the ICJ statute. Such declarations shall be deposited with the Secretary General of the UN, who shall transmit copies thereof to the parties to the statutes and the registrar to the court. Article 36 clause 4 for the ICJ statutes. Any state party to the statute may confirm its vigilance to the jurisdiction on any question concerning the optional clauses by a declaration. Submission of such declaration is option. When one such declaration is submitted, it becomes compulsory. All such declarations are deposited with the Secretary General of the UN, who transmits the copies of the declaration to the registrar of the court as well as the party of the state by 1958. 38 states had agreed to court compulsory jurisdiction under the optional clauses, but many of them had done so with certain रिजर्वेशन. तो अगर ओवरऑल, क्योंकि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का देखा जाए तो इसका जो जुरिडिक्शन है, इसमें हमने देयर आर 3 काइंड्स ऑफ जुरिडिक्शन. इसके क्षेत्राधिकार, इसके जो जुरिडिक्शन की बात है वो 3 प्रकार से हैं. एक तो आपका ऑप्शनल जुरिडिक्शन, दूसरा है कंपलसरी जुरिडिक्शन और तीसरा है एडवाइजरी जुरिडिक्शन, आई मीन सलाहकारी अधिकारिता. जो ऑप्शनल जुरिडिक्शन है वो डिस्प्यूट के बाद पैदा होता है. जैसे मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान के बीच आज डिस्प्यूट हुआ, तो डिस्प्यूट के बाद उनके पास 2 रास्ते होते हैं अपने डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए, इसलिए उसको ऑप्शनल जुरिडिक्शन भी कहा जाता है. उसको वैकल्पिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं. या तो ये खुद अपने डिस्प्यूट का सेटलमेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू कराएं, या अपने डिस्प्यूट का सेटलमेंट किसी अदर मेथड से कराएं,
क्योंकि इनके पास दो ऑप्शनल हैं, दो विकल्प हैं, एक तो आईसीजे, एक अदर सोर्सेस। इसलिए इसको कहा जाता है कि इनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑप्शनल जुरिडिक्शन है। एक होता है बेटा अनिवार्य क्षेत्राधिकार, जिसको हम लोग कंपलसरी क्षेत्राधिकार भी कहते हैं, जिसको हम लोग कंपलसरी जुरिडिक्शन भी कहते हैं। ये जो है डिस्प्यूट के पहले, डिस्प्यूट होने के पहले ही डिसाइड हो जाता है। जैसे मान लिया भारत पाकिस्तान के बीच कोई ट्रेटी हुआ, कोई एग्रीमेंट हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर फ्यूचर में कोई हमारे आपके बीच किसी बात को लेकर डिस्प्यूट होगा तो उसका सेटलमेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू ही किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा। तब इनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जुरिडिक्शन जो होगा वो कंपलसरी जुरिडिक्शन होगा, वो अनिवार्य क्षेत्राधिकार होगा, क्योंकि उन्होंने पहले से ही एक एग्रीमेंट किया है, एक ट्रीटी किया है, तो उनके ऊपर जो है अपने विवाद का सेटलमेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही आपस में एक एग्रीमेंट या एक ट्रीटी किया हुआ है। इसीलिए इनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कंपलसरी जुरिडिक्शन माना जाएगा। जहाँ तक लॉ अप्लाइड बाय द कोर्ट, यानी न्यायालय में लागू की जाने वाली विधि, अगर इसके विषय में बात करें तो लॉ अप्लाइड बाय द कोर्ट, ये जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट्स आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में ये बताया गया है। और यही जो है देयर आर 4 वैलिड सोर्सेज फॉर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में बताया गया है इंटरनेशनल ट्रीटी और कन्वेंशन, इंटरनेशनल कस्टम, जुडिशियल डिसीजन एंड लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, जनरल प्रिंसिपल्स लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। तो ये क्या है, ये आईसीजे स्टैट्यूट्स आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में जो बताया गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन से लॉ अप्लाई होंगे, कौन सी विधि लागू होंगी, तो जो कि आईसीजे स्टैट्यूट्स आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में बताया गया, जिसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय संधियां और अभिसमय, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं, तीसरा है न्यायिक निर्णय और चौथा है सभ्य राष्ट्रों के द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट नोट भी पूछता है कभी कभी, एक तो पूछता है कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और दूसरा जो इसका जुरिडिक्शन है, कभी शॉर्ट नोट में कंपलसरी जुरिडिक्शन पूछ देता है, तो कभी ऑप्शनल जुरिडिक्शन पूछ देता है, तो कभी जो है एडवाइजरी जुरिडिक्शन पूछ देता है, और कभी शॉर्ट में पूछ देता है कि हु लॉ अप्लाइड बाय दिस कोर्ट, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन सी विधि लागू की जाएगी उसके विषय में पूछता है, जो कि आईसीजे स्टैट्यूट्स आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में वो बताया गया कि कौन से लॉ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अप्लाई किए जाएंगे। थैंक यू।